अध्याय 3। नेवर एंफ जॉन बोगल, मोहरा के संस्थापक, जिनका 2019 में निधन हो गया, ने एक बार पैसे के बारे में एक कहानी सुनाई थी जो उस चीज पर प्रकाश डालती है जिसके बारे में हम पर्याप्त नहीं सोचते हैं। शेल्टर आइलैंड पर एक अरबपति द्वारा दी गई एक पार्टी में कट वोंगुट ने अपने दोस्त जोसेफ हेलर को सूचित किया कि उनके मेजबान, एक हेज फंड मैनेजर, ने एक ही दिन में हेलर की तुलना में अधिक पैसा कमाया था, जो उनके बेतहाशा लोकप्रिय उपन्यास कैच-22 ओवर से कमाया था। इसका पूरा इतिहास। हेलर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। पर्याप्त, पर्याप्त। मैं उस शब्द की सरल वापटुता से दंग रह गया। 2 कारणों से दंग रह गया। पहला, क्योंकि मुझे अपने जीवन में इतना कुछ दिया गया है, और दूसरा, क्योंकि जोसेफ हेलर अधिक सटीक नहीं हो सकते थे। हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण तत्व के लिए, जिसमें हमारे बीच सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली लोग भी शामिल हैं। आज जो पर्याप्त है उसकी कोई सीमा नहीं है। यह बहुत स्मार्ट है और इतना शक्तिशाली है। मैं पर्याप्त न होने के खतरों के 2 उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, और वे हमें क्या सिखा सकते हैं। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ था और किशोरावस्था में ही अनाथ हो गए थे। लोग उन विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के बारे में बात करते हैं जो तीसरे आधार पर जीवन शुरू करते हैं। गुप्ता बेसबॉल स्टेडियम तक नहीं देख पाए। उन शुरुआतों से उन्होंने जो हासिल किया वो बस अभूतपूर्व था। 40 के दशक के मध्य तक गुप्ता दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से के सीईओ थे। वो संयुक्त राष्ट्र और विश्व आर्थिक मंच के साथ भूमिका निभाने के लिए 2007 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने परोपकारी कार्यों में भागीदारी की। बिल गेट्स। वो 5 सार्वजनिक कंपनियों के निदेशक मंडल में बैठे। कोलकाता की मलिन बस्तियों से गुप्ता सचमुच सबसे सफल व्यवसायियों में से एक बन गए थे। उनकी सफलता के साथ अपार धन आया। 2008 तक गुप्ता कथित तौर पर $100 मिलियन के लायक थे। 11 यह अधिकांश लोगों के लिए एक अथाह राशि है। इतने पैसे पर 5% वार्षिक रिटर्न लगभग $600 प्रति घंटा 24 घंटे एक दिन उत्पन्न करता है। वो जीवन में कुछ भी कर सकता था जो वो चाहता था, और वो जो चाहता था, सभी खातों से। केवल 1 करोड़पति होना नहीं था। रजत गुप्ता अरबपति बनना चाहते थे, और वो इसे बुरी तरह से चाहता था। गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के निदेशक मंडल में बैठे, जिसने उन्हें दुनिया के कुछ सबसे धनी निवेशकों से घेर लिया। एक निवेशक ने निजी इक्विटी टाइकून के वेतन दिवस का हवाला देते हुए गुप्ता को इस तरह वर्णित किया, मुझे लगता है कि वो उस दायरे में रहना चाहता है। वो एक अरबपति सर्कल है ना? गोल्डमैन सैकड़ों मिलियन सर्कल की तरह है ना? 12 सही। इसलिए गुप्ता को एक आकर्षक पक्ष मिला। 2008 में, जैसा कि गोल्डमैन सैक्स ने वित्तीय संकट के प्रकोप को देखा, वॉरेन बफे ने बैंक को जीवित रहने में मदद करने के लिए $5 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई। गोल्डमैन बोर्ड के सदस्य के रूप में गुप्ता को जनता के सामने इस लेनदेन के बारे में पता चला। यह बहुमूल्य जानकारी थी। गोल्डमैन का अस्तित्व संदेह में था और बफे के समर्थन से निश्चित रूप से इसके स्टॉक में तेजी आएगी। लंबित सौदे के बारे में जानने के 16 सेकंड बाद गुप्ता, जिन्हें गोल्डमैन बोर्ड की बैठक में डायल किया गया था, ने फोन काट दिया और राजरत्नम नाम के एक हेज फंड मैनेजर को फोन किया। कॉल रिकॉर्ड नहीं की गई थी, लेकिन राजरत्नम ने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के 175,000 शेयर खरीदे, ताकि आप अनुमान लगा सके कि क्या चर्चा हुई थी। बफे गोल्डमैन सौदे की घोषणा जनता के लिए घंटों बाद की गई। गोल्डमैन के शेयर में उछाल। राजरत्नम ने जल्दी से $1 मिलियन कमाए। यह एक कथित प्रवृत्ति का सिर्फ एक उदाहरण था।
SEC का दावा है कि गुप्ता के अंदरूनी सूत्रों के सुझावों से 1.7 करोड़ डॉलर का मुनाफा हुआ। यह आसान पैसा था और अभियोजकों के लिए यह और भी आसान मामला था। गुप्ता और राजारत्नम दोनों अंदरूनी व्यापार के लिए जेल गए, उनके करियर और प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब बनी मैडॉफ पर विचार करें। उसका अपराध जगजाहिर है। मैडॉफ खुद चार्ल्स पोंजी के बाद सबसे कुख्यात पोंजी स्कीमर है। मैडॉफ ने अपने अपराध का खुलासा होने से पहले 2 दशक तक निवेशकों को ठगा था। विडंबना यह है कि गुप्ता के प्रयास के कुछ ही हफ्ते बाद जिस बात की अनदेखी की गई है वो यह है कि गुप्ता की तरह मैडॉफ एक धोखेबाज से ज्यादा था। मैडॉफ को प्रसिद्ध बनाने वाली पोंजी योजना से पहले वो एक बेतहाशा सफल और वैध व्यवसायी थे। मैडॉफ एक मार्केट मेकर था, एक ऐसा काम जो स्टॉक के खरीदारों और विक्रेताओं से मेल खाता है। वो इसमें बहुत अच्छा था। यहाँ बताया गया है कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 1992 में मैडॉफ की बाजार बनाने वाली फर्म का वर्णन कैसे किया। उन्होंने एक अत्यधिक लाभदायक प्रतिभूति फर्म बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज का निर्माण किया है, जो बिग बोर्ड से बड़ी मात्रा में स्टॉक ट्रेडों को हटा देती है। एक्सचेंज के बाहर मैडॉफ फर्म द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित $740 मिलियन की औसत दैनिक मात्रा न्यूयॉर्क एक्सचेंज के 9% के बराबर है। मिस्टर मैडॉफ की फर्म इतनी जल्दी और सस्ते में ट्रेडों को निष्पादित कर सकती है कि यह वास्तव में अन्य ब्रोकरेज फर्मों को अपने ग्राहकों के आदेशों को निष्पादित करने के लिए एक पैसा का भुगतान करती है। बोली के बीच प्रसार से मुनाफाखोरी करती है और कीमतों के बारे में पूछती है जिसके लिए अधिकांश स्टॉक व्यापार करते हैं। यह कोई पत्रकार नहीं है जो अभी तक उजागर होने वाली धोखाधड़ी का गलत वर्णन कर रहा है। मैडॉफ का बाजार बनाने का व्यवसाय वैध था। एक पूर्व कर्मचारी ने कहा कि मैडॉफ के कारोबार की बाजार बनाने वाली शाखा ने प्रति वर्ष $25 मिलियन और $50 मिलियन के बीच बनाया। बनी मैडॉफ का वैध गैर धोखाधड़ी व्यवसाय किसी भी तरह से एक बड़ी सफलता थी। इसने उसे बेहद और वैध रूप से अमीर बना दिया। और फिर भी धोखाधड़ी। गुप्ता और मैडॉफ दोनों से हमें जो सवाल पूछना चाहिए वो यह है कि करोड़ों डॉलर का कोई व्यक्ति अधिक धन के लिए इतना बेताब क्यों होगा कि उसने और भी अधिक की खोज में सब कुछ जोखिम में डाल दिया। अस्तित्व के किनारे रहने वालों द्वारा किया गया अपराध एक बात है। एक नाइजीरियाई घोटालेबाज कलाकार ने एक बार द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि वो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए दोषी महसूस करता है, लेकिन गरीबी आपको दर्द का एहसास नहीं कराएगी। तेरा गुप्ता और मैडॉफ ने जो किया वो कुछ अलग है। उनके पास पहले से ही सब कुछ था, अकल्पनीय धन, प्रतिष्ठा, शक्ति, स्वतंत्रता, और उन्होंने यह सब फेंक दिया क्योंकि वे और अधिक चाहते थे। उन्हें पर्याप्त समझ नहीं थी। वे चरम उदाहरण हैं, लेकिन इस व्यवहार के गैर आपराधिक संस्करण हैं। हेज फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट में व्यक्तिगत रूप से दसियों और सैकड़ों मिलियन डॉलर मूल्य के व्यापारियों के साथ कर्मचारी थे। उनकी अधिकांश संपत्ति अपने स्वयं के फंड में निवेश की गई थी। फिर उन्होंने और अधिक की तलाश में इतना जोखिम उठाया कि वे सब कुछ खो देने में कामयाब रहे। 1998 में इतिहास के सबसे बड़े बुल मार्केट और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के बीच में वॉरेन बफे ने बाद में इसे रखा। पैसा बनाने के लिए उनके पास न तो था और न ही जरूरत थी। उन्होंने जो कुछ भी किया था उसे जोखिम में डाला और जरूरत थी। और यह मूर्खतापूर्ण है। यह सिर्फ सादा मूर्ख है। यदि आप किसी ऐसी चीज के लिए जोखिम उठाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए महत्वहीन है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास जो कुछ है और जो आपके पास नहीं है और जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए जोखिम उठाने का कोई कारण नहीं है। यह उन चीजों में से एक है जिसे अनदेखा किया जाता है क्योंकि यह स्पष्ट है।
हम में से कुछ के पास कभी भी $100 मिलियन होंगे, जैसा कि गुप्ता या मैडोफ ने किया था। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने वालों का एक औसत दर्जे का प्रतिशत अपने जीवन के किसी बिंदु पर वेतन अर्जित करेगा या उसके पास हर उचित चीज को कवर करने के लिए पर्याप्त धन होगा और जो कुछ वे चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो कुछ बातें याद रखें। 1. सबसे कठिन वित्तीय कौशल गोल पोस्ट को आगे बढ़ने से रोकना है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। यदि परिणाम के साथ अपेक्षाएं बढ़ती हैं तो अधिक प्रयास करने में कोई तर्क नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त प्रयास करने के बाद भी आप ऐसा ही महसूस करेंगे। यह खतरनाक हो जाता है जब अधिक धन, अधिक शक्ति, अधिक प्रतिष्ठा का स्वाद संतुष्टि से अधिक तेजी से महत्वाकांक्षा बढ़ाता है। उस स्थिति में एक कदम आगे गोल पोस्ट को 2 कदम आगे धकेलता है। आपको लगता है कि आप पिछड़ रहे हैं, और पकड़ने का एकमात्र तरीका अधिक से अधिक जोखिम लेना है। आधुनिक पूंजीवाद 2 चीजों में एक समर्थक है, धन पैदा करना और ईर्ष्या पैदा करना। शायद वे साथ साथ चलते हैं। अपने साथियों से आगे निकलने की इच्छा कड़ी मेहनत का ईंधन हो सकती है, लेकिन पर्याप्त समझ के बिना जीवन कोई मजेदार नहीं है। खुशी, जैसा कि कहा गया है, केवल परिणाम घटाकर अपेक्षाएं हैं। 2. सामाजिक तुलना यहाँ समस्या है। एक धोखेबाज बेसबॉल खिलाड़ी पर विचार करें जो प्रति वर्ष $5 लाख कमाता है। वो किसी भी परिभाषा से अमीर है, लेकिन कहें कि वो उसी टीम में माइक ट्राउट के रूप में खेलते हैं, जिनके पास 12 साल $430 मिलियन का अनुबंध है। तुलना करके धोखेबाज टूट गया है, लेकिन फिर माइक ट्राउट के बारे में सोचें। $36 मिलियन प्रति वर्ष एक पागल राशि है, लेकिन 2018 में शीर्ष 10 उच्चतम भुगतान वाले हेज फंड प्रबंधकों की सूची में इसे बनाने के लिए आपको एक वर्ष में कम से कम $340 मिलियन अर्जित करने की आवश्यकता है। 14 यही वो है जो ट्राउट जैसे लोग अपनी आय की तुलना कर सकते हैं, और हेज फंड मैनेजर जो प्रति वर्ष $340 मिलियन कमाता है, खुद की तुलना शीर्ष 5 हेज फंड मैनेजरों से करता है, जिन्होंने 2018 में कम से कम $770 मिलियन कमाए। वे शीर्ष प्रबंधक वॉरेन बफे जैसे लोगों की ओर देख सकते हैं, जिनके व्यक्तिगत भाग्य में 2018 में $3.5 बिलियन की वृद्धि हुई, और बफे जैसा कोई व्यक्ति जेफ बेजोस से आगे देख सकता है, जिसकी कुल संपत्ति 2018 में $24 बिलियन बढ़ गई, एक राशि जो एक पूरे वर्ष में किए गए अमीर बेसबॉल खिलाड़ी की तुलना में प्रति घंटे अधिक के बराबर होती है। मुद्दा यह है कि सामाजिक तुलना की सीमा इतनी ऊंची है कि वस्तुतः कोई भी इसे कभी नहीं मारेगा, जिसका अर्थ है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी नहीं जीता जा सकता है, या कि जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि शुरू से ही न लड़ें, यह स्वीकार करने के लिए कि आपके पास पर्याप्त हो सकता है, भले ही यह आपके आसपास के लोगों से कम हो। मेरा एक मित्र लास वेगास की वार्षिक तीर्थयात्रा करता है। एक साल उसने एक डीलर से पूछा, आप कौन से खेल खेलते हैं और आप किस कैसीनो में खेलते हैं? डीलर, पत्थर ठंडा गंभीर, ने उत्तर दिया, लास वेगास कैसीनो में जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि आप प्रवेश करते ही बाहर निकल जाएं। ठीक इसी तरह दूसरे लोगों के धन के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश का खेल भी काम करता है। 3. पर्याप्त बहुत छोटा नहीं है। पर्याप्त होने का विचार रूढ़िवाद की तरह लग सकता है। मेज पर अवसर और क्षमता छोड़कर मुझे नहीं लगता कि यह सही है। बस यह महसूस कर रहा है कि विपरीत अधिक के लिए एक अतिरिक्त भूख आपको पछतावे के बिंदु पर धकेल देगी। यह जानने का एकमात्र तरीका है कि आप कितना खाना खा सकते हैं जब तक आप बीमार न हों। कुछ लोग इसे आजमाएं क्योंकि उल्टी किसी भी भोजन से ज्यादा दर्द देती है।
किसी कारण से एक ही तर्क व्यापार और निवेश के लिए अनुवाद नहीं करता है, और कई केवल तब तक पहुंचना बंद कर देंगे जब वे टूट जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे। यह हो सकता है काम पर जलते हुए या एक जोखिम भरा निवेश आवंटन के रूप में निर्दोष हो जिसे आप बनाए नहीं रख सकते। दूसरे छोर पर दुनिया में रजत गुप्ता और बनी मैडॉफ हैं, जो चोरी का सहारा लेते हैं क्योंकि परिणाम की परवाह किए बिना हर डॉलर तक पहुंचने लायक है। जो भी हो, संभावित डॉलर को नकारने में असमर्थता अंततः आपको पकड़ लेगी। 4. ऐसी कई चीजें हैं जो कभी भी जोखिम में डालने लायक नहीं होती हैं, चाहे संभावित लाभ कुछ भी हो। जेल से रिहा होने के बाद रजत गुप्ता ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने एक सबक सीखा है। किसी भी चीज से बहुत अधिक न जुड़ें, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी उपलब्धियों या किसी भी चीज से। मैं अब इसके बारे में सोचता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इस बात ने मेरी प्रतिष्ठा को गलत तरीके से नष्ट कर दिया। अगर मैं अपनी प्रतिष्ठा से इतना जुड़ा हुआ हूँ तो यह केवल परेशान करने वाला है। यह उनके अनुभव से सबसे खराब संभव रास्ता लगता है, और जो मैं कल्पना करता हूँ वो एक ऐसे व्यक्ति का आरामदायक आत्म औचित्य है जो अपनी प्रतिष्ठा को वापस चाहता है लेकिन जानता है कि यह चला गया है। प्रतिष्ठा अमूल्य है, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता अमूल्य हैं, परिवार और दोस्त अमूल्य हैं। जिन लोगों से आप प्यार करना चाहते हैं, उनके द्वारा प्यार किया जाना अमूल्य है, खुशी अमूल्य है, और इन चीजों को रखने में आपका सबसे अच्छा शॉट यह जानना है कि जोखिम लेने से रोकने का समय कब है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यह जानना कि आपके पास कब पर्याप्त है। अच्छी खबर यह है कि पर्याप्त निर्माण के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण उल्लेखनीय रूप से सरल है, और इसमें जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है जो इनमें से किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा सकता है। वो अगला अध्याय है।